गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? सब कुशल मंगल जी, वेरी गुड। हाँ जी, तो चलिए आपके इसको भी साथ में ज्वाइन करके चलते हैं। वेरी गुड। वेलकम राजीव, वेलकम आयुषी, अपूर्वा वेलकम टू द क्लास, ओम वेलकम टू द क्लास, पुरुजीत वेलकम टू द क्लास। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर फैंटास्टिक। बढ़िया से चल रही है लाइफ अंडर दिस सिनेरियो विच इज प्रेजेंटली गोइंग ऑन। चलिए, तो मैं धर्मेंद्र मदान आपके साथ स्टार्ट करने जा रहा हूं लॉ की क्लास। और लॉ की क्लास के अंदर हमें अलग अलग एक्ट पढ़ने होते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, द सेल ऑफ गुड एक्ट 1930, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, LLP एक्ट 2008, कंपनीज एक्ट 2013। ऐसे बहुत सारे एक्ट हैं जो आपको पढ़ने हैं, क्योंकि बिना लॉ की जानकारी के आप एक अच्छे प्रोफेशनल नहीं बन सकते। इसलिए आपके लिए लॉ की जानकारी होना अनिवार्य है बेटे। लॉ की तो जानकारी होनी ही चाहिए आपको, ठीक है जी। तो अब हम लॉ की जानकारी कुछ बेसिक करने के बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि लॉ क्या होता है। तो जानते हैं लॉ क्या होता है। लॉ रेफर्स टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस। लॉ रेफर्स टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट गवर्न द एक्टिविटीज ऑफ मेंबर्स ऑफ ए सोसाइटी। लॉ क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशन जो इस समाज के मेंबर की एक्टिविटी को गवर्न करेगा। इस समाज के मेंबर कौन है? इस समाज के मेंबर आप हो, इस समाज का मेंबर मैं हूं, हम सब लोग इस समाज के मेंबर हैं। तो हमारी एक्टिविटीज को जो गवर्न करेगा वो क्या कहलाएगा? लॉ। सर, एक्टिविटीज को गवर्न करना मतलब क्या? कि आप क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते। आप क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते। जैसे अगर आपको रोड क्रॉस करना है तो जेब्रा क्रॉसिंग से करना होगा। रेड लाइट है तो वहां पे गाड़ी रोकनी होगी। किसी से अगर आपने कोई उधार लिया तो वह वापस करना होगा। अलग अलग नियम है। आपको ऑनलाइन भी नियम है कि आप फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे गलत किसी पे कमेंट नहीं कर सकते, अदरवाइज आपके अगेंस्ट साइबर क्राइम का मुकदमा हो सकता है। तो हर जगह पे लॉ है। ये पूरी सृष्टि लॉ से गवर्न होती है। तो लॉ के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि यदि आपको लॉ की जानकारी नहीं है तो आप एक अच्छे प्रोफेशनल नहीं बन सकते। अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना हो, कंपनी सेक्रेटरी बनना हो, कॉस्ट अकाउंटेंट बनना हो, एडवोकेट बनना हो, कोई भी आपको अकाउंटिंग या लीगल फील्ड में जाना है तो आपके लिए लॉ की जानकारी होना अनिवार्य है। तो लॉ क्या होता है बोलो बेटा? लॉ रेफर्स टू द, लिख लेना सब लोग, लॉ रेफर्स टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस। लॉ रेफर्स टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट गवर्न्स द एक्टिविटीज ऑफ मेंबर्स ऑफ ए सोसाइटी। लॉ क्या होते हैं? वो रूल रेगुलेशन जो किसी समाज के मेंबर की गतिविधियों को गवर्न करते हैं, एक्टिविटी को गवर्न करते हैं, डूज एंड डोंट्स बताते हैं कि हमें क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। अब फिर मैंने आपको एक एग्जांपल बताता हूं। देखिए, जैसे मैं अपनी क्लास में जनरली बताया करता हूं कि हम जब रोड पे जा रहे होते हैं, अगर हम दिन में जा रहे हैं, सुबह 4 बजे जा रहे हैं, रेड लाइट हो रखी है, क्या गाड़ी रोकेंगे? आंसर आता है नहीं रोकेंगे। क्योंकि अगर रोकेंगे तो ठुकेंगे, पीछे वाला हमारे को उड़ा के चला जाएगा। क्योंकि वो नहीं रोकेगा, उसे पता है सुबह सुबह कौन रोकता है। लेकिन रोकनी चाहिए नहीं रोकनी चाहिए? बिल्कुल रोकनी चाहिए। यही अगर दिन में जा रहे हैं और दिन में रेड लाइट हो रखी है और रेड लाइट के पार कौन खड़े हैं? एक बच्चा कहता मामा जी। मैंने कहा नहीं, ट्रैफिक पुलिस वाले। अब रेड लाइट के पार ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हैं, तो अब गाड़ी रोकोगे नहीं रोकोगे? बच्चा कहता सर अब तो रोकनी पड़ेगी। तो बस लॉ फॉलो किया नहीं जाता, लॉ फॉलो करना पड़ता है। क्या बोला?
लॉ फॉलो किया नहीं जाता, लॉ फॉलो करना पड़ता है। तो अगला स्टार लगा लीजिए और लिख लीजिए, अगला स्टार लगा लीजिए और लिख लीजिए, लॉ इज ए बाइंडिंग फोर्स, लॉ इज ए बाइंडिंग फोर्स। डन। तो ऐसे ही ध्यान रखिएगा, लॉ फॉलो किया नहीं जाता, लॉ फॉलो करना पड़ता है। एक निकम्मा बच्चा आ गया मेरे पास, कहता मदान सर यही मेरी पढ़ाई के साथ है, पढ़ाई भी की नहीं जाती, करनी पड़ती है। मैंने कहा बेटा पढ़ाई तो करनी जरूरी है, क्योंकि बिना पढ़े तो क्या है, कोई निवारण नहीं है, बिना ज्ञान के तो कोई सक्सेस नहीं है, कोई निवारण नहीं है, कोई उपाय नहीं है। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो पढ़ना तो पड़ेगा, ध्यान रखना। अब लॉ की भी अलग अलग ब्रांचेस होती हैं। देयर आर वेरियस ब्रांचेस ऑफ लॉ, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, मर्केंटाइल लॉ, बहुत सारे लॉ हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हमें सारे लॉ नहीं पढ़ने, हमें कुछ सीमित लॉ पढ़ने हैं। अलग अलग स्टेज पे अलग अलग लॉ पढ़ने को मिलते हैं। फिलहाल आपको मैं जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाऊंगा और ये लॉज पढ़ाऊंगा, ये किसका पार्ट है, ये पार्ट है मर्केंटाइल लॉ का, बिजनेस लॉ का। तो बात करते हैं मर्केंटाइल लॉ के। तो कॉर्पोरेट लॉ का भी छोटा सा पार्ट आप पढ़ेंगे मेरे साथ। तो मर्केंटाइल लॉ क्या होता है, तो सुनिए जरा ध्यान से। द वर्ड मर्चेंट हैज बीन डिराइव्ड, देखिए मर्चेंट वर्ड है, मर्चेंट वर्ड जानते हो क्या होता है, तो मर्केंटाइल वर्ड लिया गया वर्ड मर्चेंट से। द वर्ड मर्केंटाइल हैज बीन डिराइव फ्रॉम द वर्ड मर्चेंट। और मर्चेंट का मतलब क्या होता है, बोलो ना, मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी। मर्चेंट का मतलब क्या होता है, बोलो, व्यापारी। कुछ कह रहे हैं बेटा? नहीं सर, ट्रेडर होता है मीनिंग। हाँ ट्रेडर, वेरी गुड वेरी गुड। अब आप लोग जो भी जवाब दें, मुझे मेरे आपसे आग्रह है, आप मेरे को ना ये जो चैट आ रही है उसी पे जवाब दीजिएगा, ठीक है? लास्ट में हम कम्युनिकेशन करेंगे, ओके? तो मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी। तो इट इज द लॉ रिलेटेड टू व्यापार, इट इज द लॉ रिलेटेड टू बिजनेस, इट इज द लॉ रिलेटेड टू ट्रेड एंड कॉमर्स, एंड दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज बिजनेस लॉ और कॉमर्शियल लॉ। चाहे मर्केंटाइल लॉ कह लो, चाहे बिजनेस लॉ कह लो, चाहे कॉमर्शियल लॉ कह लो, बात तो एक ही है। चाहे मर्केंटाइल लॉ कह लो, चाहे बिजनेस लॉ कह लो, चाहे कॉमर्शियल लॉ कह लो, बात तो एक ही है, द लॉ रिलेटेड टू ट्रेड एंड कॉमर्स। तो मर्केंटाइल लॉ रेफर्स टू द रूल्स एंड रेगुलेशन दैट गवर्न द एक्टिविटीज रिलेटेड टू ट्रेड एंड कॉमर्स। मैंने लॉ के डेफिनेशन को यहां पे चेप दिया, लॉ के डेफिनेशन को यहां लगा दिया, क्या किया? मर्केंटाइल लॉ रेफर टू द रूल्स एंड रेगुलेशन दैट गवर्न द एक्टिविटी रिलेटेड टू ट्रेड एंड कॉमर्स। जो किससे रिलेटेड एक्टिविटी को गवर्न करेगा? ट्रेड एंड कॉमर्स। डन इट एवरीवन? क्लियर है बात सभी को? ओके है? ओके ओके करते रहो। इसके बाद एक बहुत ही सॉलिड क्वेश्चन पूछने वाला हूं जिसका जवाब आप मुझे देंगे। ओके है, आयुषी को ओके है, बाकी लोग भी जवाब दो। ओम ओके, डन 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 डन, वेरी वेरी गुड। आगे बढ़ते हुए बाकी भी बताओ ना, मर्केंटाइल लॉ क्लियर हो गया सभी को? जी, जवाब देते रहें सभी लोग। यस प्लीज। राजीव को भी ओके है, अपूर्वा को भी ओके है, वेरी गुड। चलिए आइए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, ध्यान से सुनिएगा। हु इज द ओरिजिनल क्रिएटर ऑफ लॉ? हु इज द ओरिजिनल क्रिएटर ऑफ लॉ? लॉ ओरिजिनली किसने बनाया होगा? जवाब दो। हु इज द ओरिजिनल क्रिएटर ऑफ लॉ? बोलो बोलो, टेल टेल। ओम कहता है गवर्नमेंट। सबसे पहले किसने बनाया होगा? सबसे पहले गवर्नमेंट ने। पीपल, कॉन्स्टिट्यूशन, किंग, बहुत सारे जवाब आ रहे हैं। आयुषी कहती है किंग। देखिए जरा ध्यान से, आप सब लोगों ने एक अच्छा प्रयास किया। अरे भाई पुरुजीत कहां गए? आप भी जवाब दे दिया करो यार। राजीव, आपका जवाब नहीं आया मेरे पास।
राजीव कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो तेरी। चलिए, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट द ओरिजिनल क्रिएटर ऑफ लॉ इज गॉड। सर क्या बात कर रहे हो? द ओरिजिनल क्रिएटर ऑफ लॉ इज गॉड। लॉ ओरिजिनली किसने बनाया? भगवान ने बनाया। अरे सर कैसी बात कर रहे हो? चलो एक दो प्रमाणित रूप से एविडेंस भी चाहिए। सर हम ऐसे कैसे मान ले आपकी बात को? कमाल करते हो। प्रूफ दो, एविडेंस दो, ऐसे कैसे मान ले? भगवान ने बनाया। आइए जरा बात करते हैं। सबसे पहले इसका पहला प्रमाण दिया है सीएस की बुक में। जब आप सीएस की बुक पढ़ते हो, सीएस के एंट्रेंस एग्जाम की, तो वहां लॉ की बुक में लिखा हुआ है द ओरिजिनल क्रिएटर ऑफ लॉ इज गॉड। वहां भी लिखा हुआ है, जाके पढ़ लेना। सर वहां लिख देने से हम कैसे मान लें? हमें और एविडेंस चाहिए। चलो एक बार और प्रयास करते हैं, मैं आपको एविडेंस दे के मानूंगा। चलिए, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपको प्रॉमिस करूं तो और तोड़ दूं तो आप क्या करेंगे? अगर मैंने आपको कोई प्रॉमिस किया, आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया, तोड़ दिया, तो आप क्या करेंगे? बताइए, जवाब दीजिए। बोलो बोलो, टेल टेल। जी, केस करेंगे। ओम कहता है केस करेंगे। वेरी गुड। फाइल ए केस, फाइल ए स्यूट। वेरी गुड। कोर्ट में स्यू करेंगे। हाँ जी। और आप अपना प्रॉमिस ना करो तो मैं आपके ऊपर केस कर सकता हूं, ठीक है ना? मैं अपना प्रॉमिस पूरा ना करूं तो आप मेरे ऊपर कोर्ट में केस कर सकते हो, और आप अपना प्रॉमिस पूरा ना करो तो मैं आपके ऊपर केस कर सकता हूं, ठीक है ना? अब चलते हैं पुराने जमाने में, भगवान राम के जमाने में। क्या कहते थे? रघुपति रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। रघुपति रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। वंस यू कमिटेड, स्टैंड बाय योर कमिटमेंट। यही तो है, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। समझो बात को? इसी को लीगल रूपरेखा दे दी गई कि आपने जो एक बार कमिटमेंट कर दिया, अब ये मत कहना फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, फिर आपको वो कमिटमेंट पूरा करना पड़ेगा। इज इट डन? ओके, क्लियर? तो ये चीज आपके सामने है। फिर हम और पीछे चलते हैं। वेद, पुराण, उपनिषद, इनमें क्या लिखा हुआ है? लॉ। गीता, कुरान, बाइबल, इनमें क्या लिखा हुआ है? लॉ। लॉ क्या है? जीवन को जीने की कला, कि हमें जीवन में रहते हुए क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। ये हमें क्या बताते हैं? डूज एंड डोंट्स। भगवत गीता हमें क्या बताती है? डूज एंड डोंट्स। वेद, चार वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये हमें क्या बताते हैं? डूज एंड डोंट्स। क्या करेंगे क्या सजा मिलेगी, क्या करेंगे क्या सजा मिलेगी, क्या करने पे क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है, काम करने की विधि, हर चीज करने का तरीका, ये बताया गया। यही है लॉ। तो लॉ बहुत प्राचीन जमाने से चलता आ रहा है। तो ओरिजिनल क्रिएटर ऑफ लॉ इज गॉड। डन। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन पूछते हैं। हु मेक्स लॉ इन इंडिया? इंडिया में लॉ कौन बनाता है? अब भगवान जी तो बिजी हो गए, सारा काम भगवान जी के हवाले नहीं कर सकते, उनको बहुत सारी दुनिया देखनी है। अब इंडिया में लॉ कौन बनाता है? हु मेक्स लॉ इन इंडिया? ये कह रहे हैं लोकसभा, ओम कहते हैं, आयुषी कहती है पार्लियामेंट। बिल्कुल सही जवाब। जो सेंट्रल लॉ बनते हैं वो पार्लियामेंट ही बनाती है बेटे। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, सेंट्रल लॉ पार्लियामेंट ही बनाती है। लेकिन सुनिए, अगर आपसे कोई पूछे कि लॉ कौन बनाता है इंडिया में, तो आप कहना लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में क्या आता है? एक सेंट्रल लेजिस्लेचर, एक स्टेट लेजिस्लेचर। सेंट्रल लेजिस्लेचर में आ गया क्या? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा के थ्रू बनते हैं। और स्टेट लेजिस्लेचर में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा। जो स्टेट लॉ होते हैं उन्हें कौन बनाएगा? विधानसभा, राज्य की विधानसभा। और जो सेंट्रल लॉ होते हैं, जो पूरे हिंदुस्तान पे अप्लाई होते हैं, उन्हें कौन बनाता है? पार्लियामेंट। बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। राइट? इज इट डन? क्लियर है बात सभी को? अब एक क्वेश्चन और, पार्लियामेंट को लॉ बनाने की अथॉरिटी किसने दी?
हु गिव्स द अथॉरिटी टू पार्लियामेंट टू मेक द लॉ? ओम, वेरी गुड आंसर. Who gives authority to parliament to make the law? Very good, Ayushi. The Constitution of India, भारत का संविधान, जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस संविधान के रचयिता कहलाते हैं. यह संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ, जिसे हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं. उस दिन से हम अपने ओन कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न होने लगे. पहले हमारे ऊपर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन लगता था, अब हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन आ गया. तो भारत के संविधान के अंदर शेड्यूल नंबर 7 है. शेड्यूल नंबर 7 के अंदर 3 लिस्ट आती हैं: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट. यूनियन लिस्ट में जितनी भी आइटम आती हैं उन पे लॉ बनाता है सेंट्रल, केंद्र बनाता है लॉ, यानी कि पार्लियामेंट लॉ बनाएगा. जो स्टेट लिस्ट में आइटम आती हैं उन पे लॉ बनाता है स्टेट, उन पे राज्यों को अधिकार दिए गए हैं. और तीसरी लिस्ट होती है कॉन्करेंट लिस्ट. उस कॉन्करेंट लिस्ट में जो आइटम आती है उनमें कुछ पे स्टेट का अधिकार है, कुछ पे सेंट्रल का अधिकार है. डन? ओके, क्लियर? तो अब हम बात करते हैं, यहां तक हमारा बेसिक ऑफ लॉ कवर हो जाता है. अब हम इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं. चैप्टर नंबर 1 हमारा स्टार्ट होने जा रहा है, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हम पढ़ेंगे. अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872. पहला बच्चा कहता है ये कब से लागू हुआ? बताइए, कब से आया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872? तो याद रखिएगा, पूरा साल नहीं बताते आयुषी बेटे. आपसे कोई डेट ऑफ बर्थ पूछे, आप थोड़ी ना कहोगे 1992. अरे पूरा डेट ऑफ बर्थ बताया जाता है, पूरा साल थोड़ी बताते हैं. 1 सितंबर 1872 कब आया? बोलो, सभी लोग बोलो. 1 सितंबर 1872 से लागू हुआ. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कब से लागू हुआ? 1 सितंबर 1872. इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ये पूरे हिंदुस्तान पे अप्लाई होता है, पर जम्मू कश्मीर पे अप्लाई नहीं होता. पर हो सकता है आने वाले समय में ये जम्मू कश्मीर पे भी अप्लाई होने लग जाए, बट फिलहाल पोजीशन यही है, एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. राइट? तो पहले 2 बातें याद करिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में. कब लागू हुआ, कब से आया, केम इनटू फोर्स ऑन 1 सितंबर 1872. बोलो ना, 1 सितंबर 1872. इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ओके, अब इसके अंदर हमें अलग अलग चैप्टर पढ़ने हैं. तो उसी सीरीज में पहला चैप्टर स्टार्ट करते हुए नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. आइए शुरू करते हैं हम लोग नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के साथ. तो बेटा पहला चैप्टर आपके सामने आता हुआ नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. आइए जरा ध्यान से पढ़ें, बड़ा मजा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में. नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमें 3 कंटेंट पढ़ने हैं बेटे. कौन कौन से 3 कंटेंट? पहला डेफिनेशंस. पहला क्या बोलो? डेफिनेशंस. दूसरा एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. और तीसरा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. बस खत्म. 3 कंटेंट पढ़ेंगे, पहला चैप्टर फिनिश. डन डना डन डन. तो 3 ही कंटेंट पढ़ने हैं. पहला क्या? डेफिनेशंस. दूसरा एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. और तीसरा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो आइए जरा पढ़े. सबसे पहला कंटेंट आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा. तो चलिए शुरुआत करते हैं डेफिनेशंस के साथ. आइए जरा पढ़े डेफिनेशंस. पहली डेफिनेशन आती है कॉन्ट्रैक्ट की. कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अब हम ये जाने लीगली कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, पहले हम घर की भाषा में समझते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है. देखिए, सुबह शाम हम कई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. जैसे मान लीजिए आपकी मम्मी ने आपको कहा कि जा बेटे ये 1 किलो शुगर लेके आ, चीनी खरीद के लाओ. आप गए, आप पैसे लेके गए, आपने पैसे दिए और उसने आपको शुगर दे दी. तो आपके और दुकानदार के बीच में क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट. आपका मन किया चलो जी गोलगप्पे खा के आते हैं,
तो आप गोलगप्पे खाने गए, आपने गोलगप्पे वाले को पैसे दिए, उसने आपको गोलगप्पे खिला दिए, आपके और गोलगप्पे वाले के बीच में कुछ हो गया है, आपके और गोलगप्पे वाले के बीच में कुछ हो गया है। क्या हो गया है? बोलो ना। कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। क्या हो गया है? बोलो। कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। फिर आपने क्या किया? अभी तो आप घर में ही बैठे हैं, लेकिन आपने कहीं जाना था, तो आप एक बस लेके बस में आप कहीं पे दोस्त के यहाँ गए। अब जब आप बस में गए, आपने बस वाले को किराया दिया और बस वाले ने आपको उस स्टॉप पे उतार दिया जिस पे आपको जाना था। तो आपके और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के बीच में क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट हो गया। क्लियर है बात? फिर आप अगर मेट्रो से जाते हैं, आप मेट्रो में किराया भरते हैं, या तो टोकन लेते हैं या कार्ड में एडवांस में आपने प्रीपेड करवाया होता है, तो आप कार्ड लगाएंगे तो आपका किराया कट जाएगा, आपका किराया कट जाएगा और आप सफ़र कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, और स्टेशन आप जाएंगे मेट्रो से तो आपको स्टेशन पे उतार देगी जिस स्टेशन पे जाना है। तो कहने का मतलब क्या है? आपके और दिल्ली मेट्रो वालों के बीच में, या आपके या मेट्रो वालों के बीच में क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट। एक पानी की बोतल खरीदने से लेके, मोबाइल खरीदने से लेके, कपड़े खरीदने से लेके, टाई खरीदने से लेके, कॉपी खरीदने से लेके, ये सारे क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ही तो है। आपने सीए इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया, आपने फॉर्म जमा कराया, उन्होंने फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया, रसीद दे दी, बुक्स दे दी, आपके और आईसीआई के बीच में क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट। आप यहां आए हैं, आप हमें फीस पे कर रहे हैं और हम आपको पढ़ा रहे हैं, हमारे और आपके बीच में क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। आपके घर में लाइट आ रही है, आप बिजली का बिल पे करते हैं, आपके घर में लाइट आती है, आपका और बीएसईएस का क्या है, या जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है उसके साथ आपका क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। आप लैपटॉप खरीद के लाए, आपने क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट। आप कोई भी चीज खरीद के ला, मोबाइल खरीद के ला रहे हैं, कपड़े खरीद के ला रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट है। कोई सर्विस ले रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट है। तो सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम हम क्या करते रहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। फिर भी हमें यह नहीं पता कि क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट। तो मैं आपको बताऊंगा क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट। आइए जरा सेक्शन 2 क्लोज एच के जरिए जानते हैं क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट। और बेटा सेक्शन 2 जो है ना, वो पूरे एक्ट पे एप्लीकेबल होता है। जो डेफिनेशन सेक्शन 2 में आती है, वो डेफिनेशन पूरे एक्ट पे लागू होती है, और कोई भी एक्ट पढ़ने से पहले उसकी डेफिनेशंस पढ़नी जरूरी है। तो सर ये एक्ट क्या होता है? एक्ट होता है अधिनियम। क्या होता है? बोलो। अधिनियम। रूल्स एंड रेगुलेशंस passes through both the houses of parliament and receiving the consent of president of India। एक्ट कैसे बनता है? पहले हम रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं, फिर उन्हें बिल के रूप में, वो कहते हैं ना, हाय मेरा दिल ते इन्ना बड़ा बिल। हाँ, तो हम पहले रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं, उन्हें बिल के रूप में पेश करते हैं बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। राज्यसभा क्या है? अपर हाउस। लोकसभा क्या है? लोअर हाउस। फिर लोकसभा राज्यसभा से पास करके भारत के राष्ट्रपति की असेंट ली जाती है, सहमति बन जाती है। फिर ये क्या बन जाता है सहमति मिलने के बाद? एक्ट। ACT एक्ट। और इस एक्ट में ए हमेशा कैप्स में लगाना, छोटा ए मत लिख देना। अगर आप छोटा ए लिखोगे तो वो दूसरा एक्ट हो जाएगा, और वो एक्ट होता है किसी काम को करना। यहां पे ए बड़ा आना चाहिए, कैप्स में आना चाहिए। सर अगर बीच में लिख रहे हो तो भी कैप्स में आना चाहिए, क्योंकि इस एक्ट का मतलब है अधिनियम। यहां पर एक्ट में आप ए छोटा नहीं लगाएंगे, कभी नहीं लगाएंगे। डन इट, डन डना डन डन। चलो इतना क्लियर है अपूर्वा, ओम, पुरुजीत, राजीव, सभी लोग बताएं। आयुषी, हाँ बेटे इतना क्लियर है सभी को? वेरी गुड। चलो तो आगे बढ़ते हैं, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट को बताया गया सेक्शन 2 क्लोज एच। बोलो ना, सेक्शन 2 क्लोज एच। सेक्शन 2 क्लोज एच। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। एक ऐसा एग्रीमेंट जिसे लॉ में इन्फोर्स किया जा सके, लॉ में मुकदमा डाला जा सके, लॉ में केस किया जा सके, लॉ में स्यू किया जा सके, लॉ में स्यूट फाइल किया जा सके, क्या माना जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें लॉ में इन्फोर्स किया जा सके, लॉ में केस डाला जा सके, लॉ में स्यू किया जा सके, लॉ में स्यूट फाइल किया जा सके, क्या माना जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट।
यदि मान लीजिए मेरे साथ राजीव ने कॉन्ट्रैक्ट किया, राजीव कहता सर आप मुझे क्लास दे दो, मैं फीस पे कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे फीस पे करोगे, मैं आपको क्लास प्रोवाइड करूंगा। अब इस केस में मेरे और राजीव के बीच में क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अगर राजीव अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करता तो मैं कोर्ट में जाके राजीव के ऊपर केस कर सकता हूं, और मैं अपना प्रॉमिस पूरा ना करूं तो राजीव कोर्ट में जाके मेरे ऊपर केस कर सकता है। वो कहते हैं ना, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, नहीं तो फिर कोर्ट जाना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, नहीं तो फिर कोर्ट जाना पड़ेगा। अब आगे मत बोल देना जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, नहीं तो फिर कोर्ट जाना पड़ेगा। इज इट डन एवरीवन? तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एन एग्रीमेंट इनफोर्सिबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। एक ऐसा एग्रीमेंट जिसे लॉ में इन्फोर्स किया जा सके, लॉ में मुकदमा डाला जा सके, लॉ में केस किया जा सके, लॉ में स्यू किया जा सके, उसे कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि अगर आप अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करते तो मैं कोर्ट में जाके आपके ऊपर केस कर सकता हूं, और मैं अपना प्रॉमिस पूरा ना करूं तो आप कोर्ट में जाके मेरे ऊपर केस कर सकते हो। एन एग्रीमेंट इनफोर्सिबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। अब हमें कॉन्ट्रैक्ट की इक्वेशन पढ़नी है। इक्वेशन क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ। अब हमें यह जानना है कि एग्रीमेंट क्या होता है और इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ क्या होता है। अगर हमें यह पता लग जाए कि एग्रीमेंट क्या होता है और इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ क्या होता है तो हमें यह भी क्लियर हो जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो आइए जाने कि एग्रीमेंट क्या होता है। एग्रीमेंट को बताया गया सेक्शन 2 क्लॉज ई। बोलो ना, सेक्शन 2 क्लॉज ई। कॉन्ट्रैक्ट सभी को क्लियर है? ओके ओके कर दो सब लोग फटाफट से, शाबाश। कॉन्ट्रैक्ट सभी को क्लियर है? वेरी गुड। ओम ने कहा ओके, आयुषी ओके, अपूर्वा ओके, पुरुजीत ओके, डन डना डन डन, वेरी वेरी गुड, सभी लोग ओके। चलिए तो अब बात करते हैं एग्रीमेंट की। सेक्शन 2 क्लॉज ई, छोटा वाला ई ब्रैकेट में। सेक्शन 2 क्लॉज ई, छोटा वाला ई ब्रैकेट में। छोटे बच्चे हैं ना तो छोटा वाला ई, बड़े बच्चे तो भी छोटा वाला ई। हाँ, तो एग्रीमेंट की बात करें, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। एवरी प्रॉमिस, हर वादा, कहते हैं ना झूठा है तेरा वादा, वादा तेरा वादा। एवरी प्रॉमिस, हर वादा, एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, सेट मतलब बताया ना जोड़ा, सेट ऑफ ईयर रिंग्स जोड़ा होता है ना, सेट ऑफ शूज, ठीक है ना, सेट ऑफ बेंगल्स जोड़ा। अगर हम बात करते हैं सेट ऑफ प्रोमिसेस मतलब रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। सेट ऑफ प्रोमिसेस मतलब रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस, वादे के बदले वादा, और जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, नहीं तो फिर कोर्ट जाना पड़ेगा। एवरी प्रॉमिस, हर वादा, एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, अंडरलाइन कर लेना सेट ऑफ प्रोमिसेस और लिख लो सेट ऑफ प्रोमिसेस मतलब रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। वादे के बदले वादा, प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। जो आपस में कंसीडरेशन फॉर्म करते हो कि आपको बदले में क्या मिला और मुझे बदले में क्या मिला। जो आपस में कंसीडरेशन फॉर्म करते हो कि आपको बदले में क्या मिला और मुझे बदले में क्या मिला, ठीक है ना। तो हर प्रॉमिस और हर सेट ऑफ प्रॉमिस जो आपस में कंसीडरेशन फॉर्म करते हो क्या मान जाएगा? एग्रीमेंट। तो आइए जरा बात कर लेते हैं इसके विषय में भी जी। तो ए ने बी को प्रॉमिस किया टू डिलीवर 100 बैग्स ऑफ व्हीट। ए ने बी को प्रॉमिस किया टू डिलीवर 100 बैग्स ऑफ व्हीट, और बी ने ए को प्रॉमिस किया टू पे द प्राइस ऑन डिलीवरी। ए ने बी को प्रॉमिस किया टू डिलीवर 100 बैग्स ऑफ व्हीट, और बी ने ए को प्रॉमिस किया टू पे द प्राइस ऑन डिलीवरी। अब ए की तरफ से क्या है बोलो, बोलो ना, जवाब दो। ए की तरफ से क्या है बोलो? प्रॉमिस, वेरी गुड आंसर। ए की तरफ से क्या है बोलो? आयुषी ने कहा प्रॉमिस, बाकी लोग भी बोला करो यार। हाँ, बी की तरफ से क्या है बोलो? बी की तरफ से भी क्या है? प्रॉमिस। ए ने भी प्रॉमिस किया और बी ने भी प्रॉमिस किया। ओम का भी आंसर आ गया, अपूर्वा का भी आंसर आ गया, राजीव भी आंसर दो भैया।
राजीव भी आंसर दो, पुरोजीत भी आंसर दो, सभी लोग आंसर दो। हाँ, पुरोजीत का तो आंसर आ गया, वेरी गुड। तो बेटे ए ने भी प्रॉमिस किया और बी ने भी प्रॉमिस किया, ये क्या बन गया? सेट ऑफ प्रोमिसेस, वादे के बदले वादा। अच्छा, ए ने बी को क्या दिया बताइए? ए की तरफ से बी को क्या कंसीडरेशन है? जवाब दीजिए। ए ने बी को क्या दिया, यह क्या देगा? ए की तरफ से बी को क्या कंसीडरेशन है? व्हीट, वेरी गुड, 100 बैग्स ऑफ व्हीट, 100 बैग्स ऑफ व्हीट। और बी की तरफ से ए को क्या कंसीडरेशन है? बी ए को क्या दे रहा है? प्राइस, मनी, प्राइस, वेरी गुड। तो प्रॉमिस भी है और कंसीडरेशन भी है, प्रॉमिस भी है और कंसीडरेशन भी है, तो क्या बन गया? बोलो ना, एग्रीमेंट बन गया। प्रॉमिस भी है और कंसीडरेशन भी है, तो क्या बन गया? एग्रीमेंट बन गया। वो कहते हैं ना उसने सिग्नल देखा ना हमने सिग्नल देखा, एग्रीमेंट हो गया रब्बा रब्बा, परमानेंट हो गया रब्बा रब्बा। तो ध्यान रखना, एग्रीमेंट हो गया तो परमानेंट हो गया। तो प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट, प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट। अब हम ये जानेंगे कि प्रॉमिस क्या होता है और कंसीडरेशन क्या होता है, तो हमें यह भी क्लियर हो जाएगा कि एग्रीमेंट क्या होता है। एग्रीमेंट इज इक्वल टू प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन। अब एग्रीमेंट क्या होता है ये जानने के लिए हमें यह भी जानना जरूरी है कि प्रॉमिस क्या होता है और कंसीडरेशन क्या होता है। तो आइए जानें। तो प्रॉमिस, सेक्शन 2 क्लॉज बी, सेक्शन 2 क्लॉज बी। तो आइए जरा प्रॉमिस को पढ़िए। सेक्शन 2 क्लॉज बी, ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम ए प्रॉमिस। एक ऑफर जब एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो क्या बन जाता है? प्रॉमिस। ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स ए प्रॉमिस। पहले क्या कहते थे? ऑफर, प्रपोजल, आप क्या बोलेंगे? प्रपोजल, ठीक है ना। जब ए ने बी को प्रपोज किया, क्या प्रपोज किया? विल यू मैरी मी। ए ने बी को कहा विल यू मैरी मी, तो ये ए ने बी को क्या किया? प्रपोज किया। बी ने कहा यस ऑफ कोर्स, जरूर करूंगी, ये तो मेरे के दिल की भावना है। तो बी ने यस कर दिया, तो बी ने प्रपोजल क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। क्या कर लिया? बोलो, एक्सेप्ट कर लिया। और एक प्रपोजल जब एक्सेप्ट कर लिया गया तो क्या बन गया? प्रॉमिस बन गया। देयर इज ए प्रॉमिस बिटवीन ए एंड बी। ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम ए प्रॉमिस। ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम ए प्रॉमिस, यानी कि प्रॉमिस इज इक्वल टू क्या? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। प्रॉमिस इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। अब एक बच्चा कहता है मदान सर, ये ऑफर क्या होती है, ये एक्सेप्टेंस क्या होती है, कैसे दूं? मैंने तो कई बार दे के देख ली, मेरी तो ऑफर ही एक्सेप्ट नहीं होती। मैंने कहा बेटा चिंता ना करो, लॉ पढ़ने के बाद कई तरह की समस्याएं का समाधान हो जाता है, सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। चैप्टर नंबर 2 में आपको पढ़ाऊंगा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का, वहां पे आपको बताऊंगा ऑफर क्या होती है या प्रपोजल क्या होता है, कैसे देनी है, कैसे देनी है ऑफर की एक्सेप्ट हो जाए। फिर एक्सेप्टेंस क्या होती है ये भी बताऊंगा, एक्सेप्टेंस कैसे दिया जाए ये भी बताऊंगा, ट्रेंड कर दूंगा आपको एग्रीमेंट करने में, चिंता ना करो। चलो आगे। तो प्रॉमिस, ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम ए प्रॉमिस। डन इट एवरीवन। चले आगे, पढ़े आगे, बढ़े आगे। ओके ओके, क्लियर है बात? प्रॉमिस क्लियर हो गया? बोलो जी, वेरी गुड। पुरजीत कहते हैं डन, ओके है। चलिए आगे बाकी लोग भी, अपूर्वा ने भी ओके कर दिया है, वेरी गुड। इज इट डन एवरीवन? चलिए अब अगला पॉइंट आता है कंसीडरेशन। तो कंसीडरेशन क्या होता है? कंसीडरेशन मीन्स गिव एंड टेक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज। कंसीडरेशन मीन्स गिव एंड टेक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज, यानी कि यदि आप किसी को कुछ दे रहे हो तो बदले में आपको भी कुछ मिलना चाहिए। जैसे आप गोलगप्पे वाले पे गए, आपने उसे पैसे दिए, तो बदले में आपको भी गोलगप्पे खाने को मिलने चाहिए। यदि आप यहाँ आए हैं, आपको हम क्लासेस दे रहे हैं, तो बदले में हमें भी फीस मिलनी चाहिए। अगर आपको हम पढ़ा रहे हैं, आपने हमें फीस दी है, तो आपको भी बदले में क्लासेस मिलनी चाहिए। तो कुछ बदले में मिलना जरूरी है।
कंसिडरेशन मीन्स बदले में क्या मिला, गिव एंड टेक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज, क्या बोलो ना, गिव एंड टेक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज, गिव एंड टेक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज। तो पार्टीज के बीच में गिव आदान प्रदान, आपने पैसे दिए, सामने वाले ने सामान दे दिया या सर्विस दे दी, गिव एंड टेक रिलेशनशिप। इसको लेटिन भाषा में कहा गया क्विड प्रो क्यो। लेटिन भाषा में क्या कहा गया, क्विड प्रो क्यो, बोलो ना सभी लोग बोलो, क्विड प्रो क्यो, दैट इज समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न, कुछ वापसी में मिलना जरूरी है, कुछ वापसी में मिलना जरूरी है। अगर आपने हमें फीस दी है तो आपको भी कुछ वापसी में मिलना जरूरी है, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मुझे भी कुछ वापसी में मिलना जरूरी है। इसी प्रकार से अगर आप मान लीजिए आप मेट्रो से जा रहे हैं, आपने किराया दिया है, तो छुक छुक गाड़ी में आपको भी कुछ वापसी में मिलना जरूरी है, यानी कि आप उस स्टेशन पे उतर पाए जहाँ के लिए आप जा रहे हैं, तो कुछ वापसी में मिलना जरूरी है, समथिंग इन रिटर्न। क्विड प्रो क्यो का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, कुछ वापसी में मिलना जरूरी है। इज इट ओके, डन एवरीवन, क्लियर है बात सभी को? चलिए ओके है। तो प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इक्वल टू एग्रीमेंट, और हर प्रॉमिस में एग्रीमेंट होता ही है, हर प्रॉमिस के अंदर कंसिडरेशन होता ही है, तो वो अपने आप एग्रीमेंट बन जाएगा। हर प्रॉमिस में कंसिडरेशन होता ही है तो वो अपने आप एग्रीमेंट कहलाएगा। डन इट, ओके, क्लियर, बोलो ना। चलिए अब अगला पॉइंट आता है आपके सामने, इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ। क्या है, बोलो ना, इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ। तो मेरा पहला प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, क्या सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? बोलो यस और नो, बोलो ना, क्या सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? आयुषी कहती है नो, पुरजीत कहता है नो, अपूर्वा कहती है नो, ओम कहते हैं नो। वेरी गुड, सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। ऑल एग्रीमेंट, आपने बोला, लिख लो अब, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। ये मैंने नहीं बोला, ये आपने बोला बेटे। ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, ओनली दोज एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट विच आर इन्फोर्सेबल बाय लॉ। इतना क्लियर है? ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, ओनली दोज एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट विच आर इन्फोर्सेबल बाय लॉ। केवल वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल हो। अब एक बच्चे ने पूछ लिया, सर लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल कौन से होते हैं? तो एन एग्रीमेंट इज सेड टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ व्हिच क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ पार्टीज। अंडरलाइन कर लीजिएगा, आपकी बुक में, आपके नोट्स में, आपके रजिस्टर में, लीगल ऑब्लिगेशन, कानूनी दायित्व, लीगल जिम्मेदारी है। केवल वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो, और एक एग्रीमेंट को इन्फोर्सेबल बाय लॉ माना जाएगा यदि वह पार्टी के पार्ट पे लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता हो। तो एग्रीमेंट ऑफ सोशल, मोरल और डोमेस्टिक नेचर कैन नॉट बिकम कॉन्ट्रैक्ट्स बिकॉज द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज इज नॉट टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। जो एग्रीमेंट सोशल नेचर के होते हैं, मॉरल नेचर के होते हैं, डोमेस्टिक नेचर के होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते, क्योंकि पार्टी का इरादा लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का नहीं होता। जो एग्रीमेंट सामाजिक नेचर के होते हैं, नैतिक नेचर के होते हैं, घरेलू नेचर के होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते, क्योंकि पार्टी का इरादा लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का नहीं होता। द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज मस्ट बी टू क्रिएट द लीगल रिलेशनशिप। डन इट एवरीवन? अदरवाइज द एग्रीमेंट इज नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। नॉट इन्फोर्सेबल मतलब कोर्ट में जाके आप अपना अधिकार नहीं ले सकते, कोर्ट में जाके केस नहीं कर सकते, स्यू नहीं कर सकते। अगर लीगल ऑब्लिगेशन है तभी कोर्ट में जा सकते हो। डन इट? ओके है, क्लियर है? अब इसके एग्जांपल्स करते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बोलो ना, इतना क्लियर हो गया सभी को? डन, वेरी गुड। तो चलिए अब जवाब दीजिए। अब जरा देखते हैं, दो सगे भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी का बंटवारा हो रहा है, क्या यहां पर लीगल ऑब्लिगेशन है या नहीं है? डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी बिटवीन टू ब्रदर्स,
रियल ब्रदर्स। क्या यहां लीगल ऑब्लिगेशन है या नहीं? कॉन्ट्रैक्ट बनेगा नहीं बनेगा? बोलो। आयुषी का जवाब आ गया, बाकी लोग भी जवाब दो। अब क्या जवाब है वो बाद में देखते हैं। बोलो बोलो। ओम ने भी जवाब दे दिया, यस, वेरी गुड आंसर। यस, देयर इज ए लीगल ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज। भले सगे भाई हो, अगर सगे भाइयों के बीच में भी प्रॉपर्टी का बंटवारा हो रहा है तो यह भी कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। याद रखिएगा, लॉ रिलेशन नहीं देखता बच्चों, लॉ रिलेशन नहीं देखता, लॉ इंटेंशन देखता है। अगर इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का है तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। अगर इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का है तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। क्लियर है बात? जैसे इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स हम कर सकते हैं। एक फादर ने अपने सन को प्रॉमिस किया, सन या डॉटर को प्रॉमिस किया कि तुम सीए के अंदर या अपने एग्जाम के अंदर, कोई भी एग्जाम हो सकता है, उसमें आप रैंक लेके आओ या टॉप करके आओ तो आपको एक कार दिलाएंगे, कार दिलाएंगे। अब बच्चे ने मेहनत करी, खूब मेहनत करी, खूब मेहनत करी, टॉप कर दिया एग्जाम। अब टॉप कर दिया तो पापा के पास गया, पापा मैंने एग्जाम टॉप कर दिया। पापा ने कहा वेल डन बेटे, गॉड ब्लेस यू, जिंदगी में तरक्की करो, आगे बढ़ो। कहता आगे कैसे बढ़ूंगा, कार तो दिला दो। पापा ने कहा नहीं बेटे नहीं, वो तो मैंने मोटिवेशन के लिए कहा था, कोई कार वार नहीं है, प्रोफेशनल बन गए हो, पैसा कमाओ, कार खरीद लो। तो बच्चा क्या कोर्ट में जाके अधिकार ले सकता है अपना? बोलिए। होम कह रहा धोखा दे दिया। बेटा धोखा नहीं है ये तो जिंदगी में आगे बढ़ने की राह है। क्या कोर्ट में जाके अपना अधिकार ले सकते हैं? क्या फादर के ऊपर केस डाल सकते हैं? नहीं। तो कोर्ट कहेगा दिस इज द एग्रीमेंट ऑफ प्योरली डोमेस्टिक नेचर, द इंटेंशन ऑफ द फादर इज नॉट टू क्रिएट द लीगल रिलेशनशिप विद द सन, hence the son cannot demand any remedy from the court. This agreement is not enforceable by the law. This agreement is not enforceable by law because the intention of the father was not to create the legal relationship with the son. पापा का इरादा बेटे के साथ लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का नहीं था, तो इस केस में आप कोर्ट में जाके अपना अधिकार नहीं ले सकते। क्लियर है बात? एक और एग्जांपल करते हैं। आइए बात करते हैं ओम की। ओम का बर्थडे था, इसने बहुत बढ़िया बर्थडे मनाने का इस बार डिसाइड किया। कहता अब मैं इतना बढ़िया प्रोफेशनल कोर्स कर रहा हूं तो मैं सारे अपने दोस्तों को बुलाऊंगा, जितने भी मेरे खासकर क्लास के दोस्त हैं उनको तो जरूर बुलाऊंगा, आयुषी को भी बुलाऊंगा, अपूर्वा को भी बुलाऊंगा, है ना, और किसके, पुरुजीत को भी बुलाऊंगा, मदान सर को भी बुलाऊंगा, सबको बुलाऊंगा और बहुत बढ़िया लेविश डिनर का अरेंजमेंट भी करूंगा। बहुत जबरदस्त तरीके से इसने अरेंजमेंट किए। इसने क्या किया, इसने बढ़िया सा केक बनवाया 4-5 फ्लोर वाला, खाने पीने का पूरा इंतजाम, डिनर का प्रॉपर इंतजाम। अब हुआ क्या, मन तो हमारा भी था जाने का, स्वाद तो हमें भी लेना था, अपूर्वा ने भी जाना था, अब ओम ने सबको इनवाइट किया हुआ है, तो आयुषी ने भी जाना था, पुरोजित ने भी जाना था। बट हुआ क्या, बारिश आ गई। अब बारिश आ गई, मौसम ऐसा हो रहा था तो सब लोग अपने घर में रुक गए, कोई गया ही नहीं बर्थडे पे। ओम गुस्सा तो बहुत आया होगा है, जबकि इसने बैंकेट में रखा था तब भी नहीं गए। अब पता चला जी इसका तो सारा का सारा डिनर खराब, पैसा खराब, क्या करे, इतना सारा केक कई महीनों तक खाना पड़ेगा। क्या करे। अब इस केस में इससे बहुत गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि अगले दिन कोर्ट चला गया और कोर्ट में जाके कहता है जज साहब दुहाई है जज साहब, मैंने मदान सर को इनवाइट किया था, अपूर्वा को इनवाइट किया था, ओम को इनवाइट किया, मतलब आयुषी को इनवाइट किया था, खुद को थोड़ी करेगा, सबको इनवाइट किया था, कोई भी नहीं आया। जज साहब मुझे इंसाफ चाहिए, ये देखिए गुलाब जामुन, ये देखिए केक, ये देखिए शाही पनीर, दाल मखनी, देखो सब खराब हो गई। बाल्टियां भर भर के कोर्ट पहुंच गया, बाल्टियां भर भर के पतीले उठा उठा के कोर्ट पहुंच गया, पूरा ट्रक भर के। कहता जज साहब मुझे इंसाफ चाहिए, जज साहब इंसाफ चाहिए, मुझे मेरा सारा पैसा इन लोगों से दिलवाओ। तो जज साहब क्या कहेंगे, जज साहब कहेंगे दिस इज ए सोशल इनविटेशन,
दिस इज ए सोशल इन्विटेशन, हैंस डज नॉट क्रिएट ए बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट. You cannot demand any money, you cannot take any compensation from any of these person. याद रखिएगा. क्लियर है बात? पुलिस डंडे मारेगी. तो याद रखिएगा कि यहां पर सोशल इन्विटेशन था, पार्टी का इरादा लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का नहीं था, तो वहां पे आप कोर्ट में जाके अपना अधिकार नहीं ले सकते. क्लियर है बात? तो चलिए इसी में और आगे बढ़ते हैं. हाँ जी, कह रहा गरीबों में बांट दूंगा बेचारे. ये काम सबसे बढ़िया करेगा बेटा, गरीबों में बांट दियो, तेरे को दुआएं तो मिलेंगी, ठीक है ना. गिफ्ट नहीं मिले पर दुआएं तो मिलेंगी. चलो आगे बढ़ते हैं. इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसी तर्ज पे आगे बढ़ते हैं. एक वाइफ की अपने हस्बैंड से बड़ी लड़ाई होती थी, छोटी छोटी बात को लेकर लड़ाई. ऑफिस से लेट आए तो भैया लेट क्यों आ गए, कहाँ रह गए थे, किसके साथ घूमने गए थे. अरे भैया ऑफिस से आ रहा हूं, ओवर टाइम था, लेट हो गया. कभी जल्दी आ गए तो आज जल्दी क्यों आ गए. हर बात पे लड़ाई, हर बात पे लड़ाई. तो एक दिन शनिवार का दिन था, ऑफिस से बंदा आया, घर आया. अब घर आके वाइफ लड़ने लगे. उसने कहा अरे यार तुम लड़ो मत, एक काम करो, तुम बढ़िया बढ़िया गाना सुनाओ मुझे, आज बढ़िया बढ़िया गाने सुनाओ, मैं कल तुम्हें साड़ी दिला के दूंगा. हस्बैंड ने वाइफ से कहा कि तुम मुझे अच्छे अच्छे 2-4 गाने सुनाओ अपनी मीठी आवाज में, मैं तुम्हें कल साड़ी दिला के दूंगा. अब वाइफ गाना गाती रही, हस्बैंड आराम से सो गया. शुक्र है टेंशन टली. अब अगले दिन क्या हुआ, सुबह उठा, नहाया धोया, नाश्ते की टेबल पे बैठा, पर्ची आ गई लग के, पहले साड़ी फिर नाश्ता, पहले साड़ी दिलाओ फिर नाश्ता मिलेगा. हस्बैंड कहता है यार मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस ही हो गई. अब वाइफ इतनी सीरियस हो गई कि अगले दिन कोर्ट चली गई सोमवार को, और कहती है जज साहब दुहाई है जज साहब, ये देखो कितने गंदे पति हैं, ये मुझे प्रॉमिस करते हैं कि आप मुझे गाना सुनाओ, मैं आपको साड़ी दिला के दूंगा, देखो साड़ी नहीं दिला के दे रहे. तो जज साहब कहते हैं मैं थोड़ी दिला के दूंगा, मेरी बीवी तो घर पे है. तो जज साहब ने क्या कहा, लड़ाई माफ करो और घर जाओ. अब बचपन वाली बातें नहीं बोलनी, लड़ाई माफ करो और घर जाओ. द इंटेंशन ऑफ द हस्बैंड वाज नॉट टू क्रिएट द लीगल रिलेशनशिप विद द वाइफ, हेंस दिस इज अ एग्रीमेंट ऑफ प्योरली डोमेस्टिक नेचर. कोर्ट डिसमिस द केस ऑन दिस ग्राउंड. दिस इज नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ. ध्यान रखिएगा. तो याद रखिएगा, यहां पर हस्बैंड का इरादा वाइफ के साथ लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का नहीं था. इसी तर्ज पे एक और एग्जांपल अब लिख लेना, बेल्फर वर्सेस बेल्फर. कोर्ट का केस है बेटे, 1919 का, 1919. बेल्फर वर्सेस बेल्फर. ध्यान रखना, बेल्फर क्या है, सरनेम. हस्बैंड का सरनेम बेल्फर है तो वाइफ का गुप्ता अग्रवाल नहीं होगा. ध्यान रखना, उसका भी बेल्फर हो जाएगा शादी के बाद. तो एक वाइफ ने अपने हस्बैंड पे केस किया था. इस केस में आइए क्या केस था जाने. एक हस्बैंड जब एब्रोड जा रहा था, तो उसने विदेश जाते से अपने वाइफ को प्रॉमिस किया मैं तुझे मंथली अलाउंस भेजता रहूंगा, मैं आपको बाहर से मंथली अलाउंस भेजता रहूंगा. अब वो कह के विदेश चला गया. ये तो पीछा छुड़ाने का बहाना था. अब विदेश चला गया, वहां जाके उसने कोई मंथली अलाउंस नहीं भेजा. वाइफ को बड़ा गुस्सा आया. जब विदेश से आया तो चिमटे बेलन लेके तो स्वागत हुआ पहले पति का. अगले दिन वाइफ उसे कोर्ट में ले गई और कोर्ट में जाके कहती है जज साहब ये देखो कितने गंदे पति हैं, इन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि जब मैं विदेश में रहूंगा मंथली अलाउंस भेजता रहूंगा, पर इन्होंने कोई अलाउंस नहीं भेजा, तो मुझे इंसाफ चाहिए जज साहब, मुझे इंसाफ चाहिए. जज साहब कहते हैं द इंटेंशन ऑफ द हस्बैंड, दिस एग्रीमेंट इज ऑफ प्योरली डोमेस्टिक नेचर. द इंटेंशन ऑफ द हस्बैंड वाज नॉट टू क्रिएट द लीगल रिलेशनशिप विद द वाइफ. हस्बैंड का इरादा वाइफ के साथ लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का नहीं था. द कोर्ट डिसमिस द केस ऑन द ग्राउंड दैट इट इज नॉट एनफोर्सेबल बिकॉज देयर वाज नो इंटेंशन टू क्रिएट द लीगल रिलेशनशिप. तो जज साहब ने कह दिया बेटा लड़ाई माफ करो और घर जाओ. ये डैश के डैश ये वो सब मत बोलना, लड़ाई माफ करो और घर जाओ. यानी कि वाइफ विल नॉट गेट एनी कंपनसेशन थ्रू द कोर्ट बिकॉज this is an agreement of purely domestic nature. The intention of the husband was not to create the legal relationship with the wife. Done? Clear है बात? Okay है? Okay, done, clear. Enforceability by law, clear हो गया. Enforceability by law. Okay?
पुरजीत ओके, ओम कदम ओके, आयुषी ओके, डंडना डंडन, और बोलो अपूर्वा ओके, वेरी गुड, सभी लोग ओके ओके डंडन, वेरी गुड। चलिए तो इसी सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं, आइए देखें। हाँ जी, तो ये बात आपकी क्लियर हो जाती है। तो 5 डेफिनेशन हमारा, लो जी कमाल हो गया, पहला टॉपिक डन, पहला टॉपिक फिनिश, डेफिनेशन का टॉपिक क्लियर हो गया। अब एक बार इसे हम रिवाइज करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। पढ़ते चलो, रिवाइज करते चलो, लिख लिख के याद करते चलो। याद रखना, लिख लिख के याद करना है। हर डेफिनेशन को लिखो, याद करो, रिवाइज करो, 2-2 3-3 बार लिख के देखो, क्योंकि याद नहीं तो पास नहीं, और पास नहीं तो सीए बनने की कोई आस नहीं। याद करोगे तो पास होगे। आपको कुछ भी प्रोफेशनल बनना हो, आपको एडवोकेट बनना हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना हो, कुछ भी बनना हो, तो आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में लिखना है तो याद होना चाहिए। और याद कैसे होगा? बार बार लिखो, बार बार रिवाइज करो, बार बार लिखो, बार बार रिवाइज करो। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, याद रखिएगा। तो आइए रिवीजन करें। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाई, सेक्शन 2 क्लॉज एच, एन एग्रीमेंट इनफोर्सिबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। फिर अगली डेफिनेशन पे आते हैं, एग्रीमेंट, सेक्शन 2 क्लॉज ई, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। फिर आते हैं प्रॉमिस पे, सेक्शन 2 क्लॉज बी, ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स ए प्रॉमिस। एक प्रपोजल जब एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो क्या बन जाता है? प्रॉमिस। फिर आते हैं कंसीडरेशन पे, कंसीडरेशन मींस गिव एंड टेक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज। अच्छा, यहां जो लिखा हुआ वो भी पढ़ लेते हैं। प्राइज पेड बाय द वन पार्टी फॉर द ऑब्लिगेशन ऑफ अदर। हम जो आपको ऑब्लाइज हो रहे हैं पढ़ाने के लिए, उसके बदले आप जो प्राइस पे करोगे वो आपकी तरफ से क्या है? कंसीडरेशन। हमने आपको पढ़ाने का वादा किया, उसके बदले आप जो कीमत पे कर रहे हो, जो प्राइस पे कर रहे हो, जो फीस पे कर रहे हो, वो आपकी तरफ से क्या है? कंसीडरेशन। तो कंसीडरेशन मींस गिव एंड टेक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज, लैटिन वर्ड क्विड प्रो क्यू, दैट इज समथिंग इन रिटर्न। फिर आखिरी डेफिनेशन आती है, इनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। इनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, all agreements are not contracts, only those agreements are contract which are enforceable by law. An agreement is said to be enforceable by law which create legal obligation on the part of parties. Agreement of social, moral or domestic nature cannot become contract because the intention of the parties is not to create a legal relationship. Done. अब एक इक्वेशन में पढ़ लेते हैं। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू, बोलो ना, जवाब दो। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू, जवाब दो बेटे। हाँ, वो बाद में हो जाएगा, आयुषी पहले बेसिक वाला जवाब दो। सही कह रहे हो आप, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट भी हो जाता है, बट प्रॉमिस, पहले प्रॉमिस। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस। प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन इज इक्वल टू, एग्रीमेंट भी दे दोगे तो सही जवाब है, कोई बुराई नहीं है वहां पे। प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन इज इक्वल टू, बोलो ना, एग्रीमेंट। प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट। एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। वेरी गुड। एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। डन। पहला टॉपिक आपका बेहतरीन तरीके से पढ़ भी लिया, रिवाइज भी कर लिया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, डन है, क्लियर है? सभी लोग बोलो, जवाब दो। यस, मजा आ गया? पहला टॉपिक बढ़िया से याद हो गया? बोलो। बहुत बढ़िया। चलिए अब इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को। अगला टॉपिक आपके सामने आता हुआ, असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जी, ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, सेक्शन 10, असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहां पे है? सेक्शन 10, सेक्शन 10, सेक्शन 10। कोई भी पूछ ले, सड़क पे खड़े हो, दोस्त से बात कर रहे हो, कोई आया पूछा, हाँ भाई असेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का है सेक्शन 10। किसका सेक्शन 10? सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। मेट्रो में जा रहे थे, बगल में एक मैडम बैठी हुई थी, एग्जाम देने जा रही थी, पूछ लिया असेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहां पे है? आपने कहा सेक्शन 10। गोलगप्पे खाने गए अपनी फ्रेंड के साथ, उस फ्रेंड ने पूछ लिया
असेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे है? सेक्शन 10। मदान सर की क्लास वापस लेने आए तो अगली क्लास में आके मैंने पूछ लिया असेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे है? आपने कहा सेक्शन 10। सोने जा रहे थे, मम्मी ने कहा पढ़ाई कर ली? आपने कहा हाँ कर ली। मम्मी ने कहा क्या पढ़ा है? क्या पढ़ा है? आपने कहा सेक्शन 10, असेंशियल एलिमेंट ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 10। इज इट ओके? डन। तो आइए पढ़ते हैं सेक्शन 10। सेक्शन 10 कहते हैं ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। अरे 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 सर गलत बोल रहा है, तो सर गलत बोल रहा है। अभी तो आपने पढ़ा ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। अरे भैया ये भी यही कह रहा है ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, पर पूरा पढ़ो। वो कह रहा है ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट इफ जरूर बोलना साथ में, वरना गड़बड़ झोल हो जाएगा बेटे। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ they are made by the free consent of the parties competent to the contract for a lawful consideration with a lawful object and are not hereby expressly declared to be void। सारे एग्रीमेंट्स को कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा यदि वो पार्टीज की फ्री कंसेंट से बने हो। फ्री कंसेंट मतलब जो इच्छा दी गई हो वो फ्रीली दी गई हो, जो पार्टीज की फ्री कंसेंट से बने हो। किसी दबाव में नहीं दिया आपने अपना कंसेंट, फ्रीली दिया। किसकी कंसेंट? किसकी कंसेंट? पार्टीज कंपिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट। पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करने योग्य होनी चाहिए। पार्टीज मस्ट बी कंपिटेंट टू मेक ए कॉन्ट्रैक्ट। किस चीज के बदले? फॉर ए लॉफुल कंसिडरेशन एंड विद ए लॉफुल ऑब्जेक्ट। पर्पस भी क्या होना चाहिए? लॉफुल। एंड आर नॉट हेयर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। लॉ के द्वारा वॉइड डिक्लेयर ना किए गए हो। अंडरलाइन करो वॉइड, 2 बार अंडरलाइन करो वॉइड, 2 बार अंडरलाइन कीजिए वॉइड। बेटे वॉइड का मतलब होता है नॉट इनफोर्सिएबल। वॉइड का मतलब होता है नॉट इनफोर्सिएबल। सभी एग्रीमेंट्स को कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा यदि वो पार्टीज की फ्री कंसेंट से बने हो। कौन सी पार्टीज की फ्री कंसेंट से बने हो? जो कॉन्ट्रैक्ट करने योग्य हैं, कंपिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट है, लॉफुल कंसीडरेशन के बदले बने हो, पर्पस भी लॉफुल होना चाहिए, ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए, और लॉ के द्वारा वॉइड डिक्लेयर ना किए गए हो। बेटे कुछ एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जिनको लॉ ने वॉइड डिक्लेयर किया है। वॉइड मतलब नॉट इनफोर्सिबल, तो वो एग्रीमेंट करोगे तो लीगली कोर्ट में नहीं जा सकते। डन। तो ये डेफिनेशन से हमारे को 10 एसेंशियल एलिमेंट मिलते हैं। वो 10 एसेंशियल एलिमेंट आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और उसके बाद आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर करेंगे। आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मालूम ही है सभी को, और नहीं मालूम तो एक बार फिर से लिख लीजिए 9582766692 9582766692 9582766692। तो इस पे आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजिएगा, मैं वेट करता हूं आपका व्हाट्सएप पे। आप मुझे 10 के 10 एसेंशियल एलिमेंट पहले यहां लिख के भेजो, फिर कॉपी में लिखना जी। नंबर 1, फटाफट फटाफट बोलो। नंबर 1 एग्रीमेंट। नंबर 1 एग्रीमेंट। नंबर 2 बोलते जाओ आप लोग, पहले मेरे साथ बोलो। नंबर 1 एग्रीमेंट। नंबर 2 फ्री कंसेंट। नंबर 2 क्या है बोलो? फ्री कंसेंट। नंबर 3 जवाब दीजिए, यहीं से पढ़ना है, आपके सेक्शन 10 में से ही है। नंबर 3 सेक्शन 10 में से ही है, जल्दी जल्दी बताओ, शाबाश। हाँ, नंबर 1 एग्रीमेंट, नंबर 2 फ्री कंसेंट, नंबर 3 कंपिटेंसी ऑफ द पार्टीज। बेटा कंपिटेंसी ऑफ द पार्टीज, वेरी गुड आयुषी, कंपिटेंसी ऑफ द पार्टीज। नंबर 4 लॉफुल कंसिडरेशन। नंबर 5 लॉफुल ऑब्जेक्ट। नंबर 5 लॉफुल ऑब्जेक्ट। नंबर 6 एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। नंबर 6 एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। तो ये 6 एलिमेंट तो कहां से आ गए? सेक्शन 10 से। 6 एलिमेंट तो कहां से आ गए? सेक्शन 10 से। नंबर 1 एग्रीमेंट, नंबर 2 फ्री कंसेंट, नंबर 3 कंपिटेंसी ऑफ द पार्टीज, नंबर 4 लॉफुल कंसिडरेशन, नंबर 5 लॉफुल ऑब्जेक्ट, नंबर 6 एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड।
अब लिखो 7, नंबर 7, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। नंबर 8, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। नंबर 8 क्या आ रहा है? सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। नंबर 9, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। नंबर 9, लिखते रहिए, लिखते रहिए। नंबर 9, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। और नंबर 10, लीगल फॉर्मेलिटीज। नंबर 10, लीगल फॉर्मेलिटीज। बस कर लिए, कर लिए तो फटाफट फटाफट व्हाट्सएप करो बेटा। शाबाश शाबाश, लिख लिए होंगे जी। हाँ जी, नाम भी लिख के भेजना साथ में। तो बेटे 10 एसेंशियल एलिमेंट हम सब लोगों ने पढ़ लिए हैं जी। अब इनके बारे में डिटेल में चर्चा करनी बाकी है। तो 10 एसेंशियल एलिमेंट इनके बारे में हम पढ़ेंगे। फटाफट फटाफट रिवाइज भी करा दूं और आप मुझे जल्दी से इधर भी भेज दो फटाफट। आपका ये क्लास वर्क है, ये लिखे हुए 10 के 10 एसेंशियल एलिमेंट आपने मुझे भेजने हैं, ओके, और अभी भेजने हैं। चलिए नंबर 1 फटाफट। हाँ देखो आयुषी ने भेज भी दिया, वेरी गुड बेटा, आयुषी ने भेज दिए। देखो 10 के 10 एसेंशियल एलिमेंट लिख के, ये रे आयुषी ने 10 के 10 एसेंशियल एलिमेंट लिख के भेज दिए, वेरी गुड। आप लोग भी भेजो बाकी लोग। चलिए तो फटाफट फटाफट। नंबर 1 एग्रीमेंट, नंबर 2 फ्री कंसेंट, नंबर 3 कंपिटेंसी ऑफ द पार्टीज, नंबर 4 लॉफुल कंसिडरेशन, नंबर 5 लॉफुल ऑब्जेक्ट, नंबर 6 एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, नंबर 7 इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, नंबर 8 सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, नंबर 9 पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, नंबर 10 लीगल फॉर्मेलिटीज। आइए जरा एक एक करके इन सारे एसेंशियल एलिमेंट को हम पढ़ते हैं। तो आइए ध्यान से देखिए जी। तो पहला एसेंशियल एलिमेंट आपके सामने आ रहा है एग्रीमेंट। क्या आ रहा है बोलो? एग्रीमेंट। बेटा एग्रीमेंट के लिए क्या क्या चाहिए? जल्दी जल्दी बताओ, शाबाश। एग्रीमेंट के लिए क्या चाहिए? बोलो बोलो। ओम बताओ, आयुषी बताओ, पुरजीत बताओ, सभी लोग बताइए, अपूर्वा बताइए, एग्रीमेंट के लिए क्या चाहिए? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस कह लो सीधा। मैंने कहा ना प्रॉमिस इंक्लूड्स कंसीडरेशन, तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, डन। तो सबसे पहले इन ऑर्डर टू कंस्टिट्यूट ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, in order to constitute a valid contract there must be an agreement between 2 or more parties। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों में एग्रीमेंट होना जरूरी है। in order to constitute a valid contract there must be an agreement between the parties, 2 or more parties। और एग्रीमेंट बनाने के लिए there must be proper offer by one person and proper acceptance by another। एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। सर ये तो आपने प्रॉमिस बताया था, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्रॉमिस होता है, एंड एवरी प्रॉमिस इंक्लूड कंसीडरेशन। हर वादे में कंसीडरेशन होता ही है, तो ये एग्रीमेंट माना जाएगा। तो एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस भी कह सकते हैं। तो क्या कहेंगे यहां पर? देयर मस्ट बी प्रॉपर ऑफर बाय वन पर्सन एंड प्रॉपर एक्सेप्टेंस बाय अनदर, डन। अब एग्रीमेंट की अगर हम बात करते हैं तो उसको जरा विस्तार में जानने का प्रयास करते हैं। अगर हम एग्रीमेंट की बात करें तो एग्रीमेंट कैसा कैसा हो सकता है? एग्रीमेंट में भी एक्सप्रेस और इंप्लाइड। चार्ट बनाइए फटाफट, हेडिंग डालो एग्रीमेंट एक्सप्रेस और इंप्लाइड जी। एग्रीमेंट में भी एक्सप्रेस और इंप्लाइड। ये चार्ट भी आपने मुझे भेजना है अभी, फटाफट फटाफट। मैं देख रहा हूं कौन बच्चे भेज रहे हैं कौन नहीं भेज रहे। देखो ओम ने भी भेज दिया, वेरी गुड। ओम ने भी भेज दिया, वेरी गुड बेटे। और ये कौन है बेटा? नाम नहीं लिख के भेजते आप। अपूर्वा नाम लिख दिया कर बेटा। तो अपूर्वा ने भी भेज दिया, वेरी गुड। पुरुजीत ने भी भेज दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। सभी बच्चे भेज रहे हैं।
अब एग्रीमेंट का चार्ट बनाइए, उसके बाद मुझे भेजिएगा। एग्रीमेंट दो तरह का होगा, एक तरफ लिखो एक्सप्रेस और एक तरफ लिखो इंप्लाइड। अब एक्सप्रेस से भी दो एरो निकाल लो, ओरल और रिटन। एक्सप्रेस से भी आपने दो एरो निकाले, ओरल और रिटन। इंप्लाइड से भी दो एरो निकाल लो, इंप्लाइड से भी दो एरो निकाल लो। इंप्लाइड बाय एक्शन, इंप्लाइड बाय लॉ, इंप्लाइड बाय एक्शन और इंप्लाइड बाय लॉ। बस बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, शांति से। तो एग्रीमेंट की बात करते हैं, एक्सप्रेस एग्रीमेंट। एन एग्रीमेंट विच इज मेड ईदर बाय वर्ड स्पोकन और रिटन इज एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट। वो एग्रीमेंट जो बोलकर या लिखकर किया जाए एक्सप्रेस एग्रीमेंट कहलाता है। इंप्लाइड की बात बाद में करेंगे, पहले एक्सप्रेस पढ़ लेते हैं। अब इसमें दो तरह के हो गए। एक्सप्रेस एग्रीमेंट मतलब जो बोलकर या लिखकर किया जाए। एन एग्रीमेंट विच इज मेड बाय वर्ड्स ईदर स्पोकन और रिटन इज एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट। अब स्पोकन में कैसे होगा? ओरल, ओरल और रिटन। ओरल में क्या होगा? पहला फेस टू फेस कम्युनिकेशन, F2FC, F2FC फेस टू फेस कम्युनिकेशन। वो कहते हैं ना, तू मेरे सामने मैं तेरे सामने, तुझे देखूं या एग्रीमेंट करूं, है ना। तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन, फेस टू फेस एग्रीमेंट कर सकते हैं। दूसरा होता है ओवर ए टेलीफोन। टेलीफोन पे भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। किसी ने टेलीफोन किया, हाँ भाई आप अपना घर मुझे 1 करोड़ का बेचोगे, सामने वाली पार्टी कहती है यस बेच दूंगा, तो उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया बाय टेलीफोन। या ओवर ए टेलीफोन वया इंटरनेट, इंटरनेट के जरिए। इंटरनेट कॉलिंग होती है ना, व्हाट्सएप कॉलिंग, फेसबुक कॉलिंग, अलग अलग कॉलिंग होती है। तो ये तो पढ़ा है ना, इसे ई कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। इंटरनेट के जरिए हम कर सकते हैं। वैसे ई कॉन्ट्रैक्ट अलग भी आएंगे, लेकिन अगर आप इंटरनेट कॉलिंग करके भी कर सकते हैं। तुझसे मैं कॉन्ट्रैक्ट करने की खातिर इंटरनेट लगवाऊंगा रे डिंका चिका। तो तुझसे मैं कॉन्ट्रैक्ट करने की खातिर इंटरनेट लगवाऊंगा रे, डन। तो इंटरनेट के थ्रू भी कर सकते हैं। ओके, क्लियर है बात? चलिए, तो बेसिकली हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी तक? हाँ जी, हम लोगों ने पढ़ा एग्रीमेंट की बात करें, रिटन एग्रीमेंट होगा और ओरल होगा। ओरल तो पढ़ लिया, ओरल में 3 तरह का। ओरल में 3 तरह का, कौन कौन सा बोलो? ओरल में 3 तरह का, फेस टू फेस कम्युनिकेशन, ओवर ए टेलीफोन या ओवर ए टेलीफोन वाया इंटरनेट, डन। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं इसी में जी। फिर बात करते हैं जी, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं रिटर्न में। रिटर्न में क्या होगा? रिटर्न में ईमेल्स, लेटर्स, इसमें लिख लेना, रिटर्न के अंदर लिख लेना फॉर्मल रिटर्न एग्रीमेंट्स। क्या लिखेंगे रिटर्न में? फॉर्मल रिटर्न एग्रीमेंट्स। क्या लिखेंगे बोलो ना? फॉर्मल रिटर्न एग्रीमेंट्स। फॉर्मल रिटर्न एग्रीमेंट्स आ जाएंगे। अब फॉर्मल रिटर्न एग्रीमेंट में क्या आएगा? पार्टनरशिप डीड, सेल डीड, गिफ्ट डीड, लीज डीड। बेटा मैं साथ साथ हाँ जी, मैं साथ साथ आपके ये भी देख रहा हूं। आपको लगेगा, मैं आपको बता दूं, आपके बहुत बढ़िया बढ़िया चार्ट बने हुए मेरे पास आ रहे हैं। ये देखिए, ओम ने भी चार्ट बना के भेजा है, ये रहा, वेरी गुड। तो ये चीजें साथ साथ भेजनी जरूरी है। देखिए जरा सभी लोग ध्यान से, आ रहा है ना चार्ट बने हुए? तो ये बस आप सब लोग साथ साथ चार्ट बनाते रहिए और इनके अंदर भी लिखते रहो। ओम, ये देखो, ये ओरल लिखा है ना आपने, ओरल के नीचे लिखो फेस टू फेस कम्युनिकेशन, दूसरा ओवर ए टेलीफोन, तीसरा ओवर ए टेलीफोन वाया इंटरनेट। रिटर्न के नीचे लिखो ईमेल वगैरह के थ्रू कर सकते हैं। और फॉर्मल रिटर्न एग्रीमेंट्स इनके नीचे भी लिखते चलो ना। फॉर्मल रिटर्न एग्रीमेंट में क्या आएगा? पार्टनरशिप डीड, सेल डीड, गिफ्ट डीड, लीज डीड, अलग अलग आएगी। वेरी गुड आयुषी, आपने भी भेजा है? हाँ हाँ हाँ, भेजते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। सबने भेज दिया, वेरी गुड बहुत बढ़िया। हाँ, आगे आगे लिख लिया, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। हाँ, नीचे लिखते रहा करो। फॉर्मल रिटर्न एग्रीमेंट के एग्जांपल लिखो, फॉर्मल रिटर्न एग्रीमेंट के एग्जांपल लिखो। फॉर्मल रिटर्न एग्रीमेंट के एग्जांपल में क्या आएगा?
पार्टनरशिप डीड, सेल डीड, गिफ्ट डीड, लीज डीड। डन। ऐसे अलग अलग डीड बनाते हैं। अब आते हैं इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, इंप्लाइड एग्रीमेंट की बात कर लेते हैं। लिखो, एन एग्रीमेंट विच इज मेड अदरवाइज देन बाय वर्ड स्पोकन और रिटन। एन एग्रीमेंट विच इज मेड अदरवाइज देन बाय वर्ड स्पोकन और रिटन, जो बिना बोले और बिना लिखे किया जाए, जो बिना बोले और बिना लिखे किया जाए। ये तो सच में याद दिला दिया, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया और बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। तो सर आंखों आंखों में कॉन्ट्रैक्ट होगा? नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा। एन एग्रीमेंट विच इज मेड अदरवाइज देन बाय वर्ड स्पोकन और रिटन, जो बिना बोले और बिना लिखे किया गया इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होगा या इंप्लाइड एग्रीमेंट। अब इसमें भी दो तरह के, इंप्लाइड बाय एक्शन, इंप्लाइड बाय लॉ। इंप्लाइड बाय एक्शन में लिखना which are inferred or arise from the conduct of parties, which are inferred or arise from the conduct of parties, which are inferred or arise from the conduct of parties, जो पार्टीज के कंडक्ट से बनते हैं, पार्टीज के व्यवहार से बनते हैं, which are inferred or arise from the conduct of parties, इन्हें कहते हैं टैसिट कॉन्ट्रैक्ट्स। TACIT लिख लो, TACIT, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, जो पार्टी के व्यवहार से बनते हैं। आइए इसके एग्जांपल करें। एग्जांपल नंबर 1 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, मेरे साथ, मेरे थ्रू। हाँ, ऑब्टेनिंग कैश थ्रू ATM, ATM से कैश निकलवाने जा रहे हैं। तो आप ATM मशीन पे गए कैश निकलवाने, तो आपने मशीन से कुछ बोला, आपने कहा ए सुन, मैं तेरे मुंह में कार्ड डालूंगा, तेरे बटन दबाऊंगा, उसके बाद तू फटाफट फटाफट नोटों की वर्षा कर दियो। कैसे बोलते हो? नहीं, आप चुपचाप जाके मशीन में कार्ड डालते हो, बटन प्रेस करते हो, जो डिमांड होती है पैसे की करते हो, आपके पैसे आ जाते हैं। तो ये क्या है? इंप्लाइड बाय एक्शन। ना आपने कुछ बोला ना उसने कुछ बोला, फिर भी क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है ना? ना आपने कुछ बोला ना उसने कुछ बोला, फिर भी क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट हो गया। फिर भी क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट हो गया। किसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया? आपके और बैंक के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। आपके और बैंक के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। क्लियर है बात? एग्जाम्पल नंबर 2, दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन, DMRC। आप मेट्रो में जाते हैं तो आप मशीन को कहते हैं सुन, मैं तेरे को कार्ड लगाऊंगा तो खुल जाइयो, फिर मैं ऊपर चला जाऊंगा या मेट्रो पे चला जाऊंगा, उसके बाद तू बंद हो जाइयो, और फिर मैं कार्ड लगाऊंगा तो अगली मशीन, फिर तू भी खुल जाइयो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोलते। आप चुपचाप कार्ड लगाते हो, मशीन खुल जाती है, आप एंटर कर जाते हो, फिर आप मेट्रो में सफर करके फिर कार्ड लगाते हो, मशीन खुल जाती है, आप घर आ जाते हो। तो कहने का मतलब, ना आपने कुछ बोला ना उसने कुछ बोला, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। किसके बीच में? आपके और मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन के बीच में। ठीक है ना? मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के बीच में। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल देता हूं आपको ट्रांसपोर्ट कंपनी का। ट्रांसपोर्ट कंपनी अलग अलग रूट पे अपनी बसें चलाती है। हुआ कि आप स्टैंड पे खड़े हुए, बस आके रुकी, बस ने कहा आओ मुझ में चढ़ो, मुझ में सफर करो, मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूंगी जहां तुम्हें जाना है। नहीं, बस आई, आके रुकी, उसमें नंबर लिखा हुआ था बस का, आपको पता है इस रूट पे चलती है, आप उस बस में एंटर कर गए, तो बस आके रुकी, उसके दरवाजे खुले। ये इंप्लाइड ऑफर था। किसकी तरफ से? ट्रांसपोर्ट, बस की तरफ से मत बोल देना, बस थोड़ी ऑफर देगी। ये इंप्लाइड ऑफर था किसकी तरफ से? ट्रांसपोर्ट कंपनी की तरफ से। किसकी तरफ से बोलो? ट्रांसपोर्ट कंपनी की तरफ से। फिर आप बस में एंटर कर गए, तो ये आपका एक्सेप्टेंस हो गया। ना आपने कुछ बोला ना उन्होंने कुछ बोला, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। क्यों सर? हमने टिकट नहीं ली कि भैया टिकट दे दो 20 रुपए का, वो तो कंसीडरेशन देना पार्ट है, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। वो जो है जब आप टिकट लेते हो वो कंसीडरेशन का पार्ट है, कॉन्ट्रैक्ट तो पहले ही हो चुका है। डन इट? क्लियर है बात? 3 एग्जाम्पल हो गए। पहला क्या था? बोलो। ATM का एग्जाम्पल दिया, दिल्ली मेट्रो का एग्जाम्पल दिया, DTC का एग्जाम्पल दिया। लिख लेना, ATM का एग्जाम्पल दिया, मेट्रो का एग्जाम्पल दिया, ट्रांसपोर्ट कंपनी का एग्जाम्पल दिया। अब अगला लिखते रहना ये एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल आता है क्या? वेइंग मशीन होता है ना, भार मापने की मशीन, रेलवे पर बहुत लगी होती है रेलवे स्टेशनों पे। तो अब कोई हट्टा कट्टा आदमी था, मोटा आदमी था, वो गया और उसने टिकट ली, वो डाला, सिक्का डाला, पर्ची आ गई,
पहले तो मशीन कू 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 बोलने लग गई, अरे भैया इतना भार कहाँ से रख दिया, खैल पर्ची आ गई 300 350 किलो की, अरे भैया ये क्या है, भार मापने की मशीन, आपने पैसे दिए उसने भार माप के दे दिया, क्या ये वेइंग मशीन, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल। वेंडिंग मशीन, आप मेट्रो में जाते हैं कई जगह, आप कनॉट प्लेस जाएं, कहीं पे भी जाएं, अलग अलग जगह जाते हैं मेट्रो में, तो क्या लगा हुआ है, वेंडिंग मशीन लगी होती है, आप नोट खिलाते हो मशीन को, कोड प्रेस करते हो, चिप्स लेने हैं चिप्स आ जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक लेनी है कोल्ड ड्रिंक आ जाती है, आपको बिस्किट लेने हैं बिस्किट ले आ जाते हैं, नमकीन लेनी है नमकीन आ जाती है। तो ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ना आपने कुछ बोला ना उसने कुछ बोला, क्या हो गया, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। 5 एग्जाम्पल हो गए। आखिरी एग्जाम्पल दे रहा हूं ऑक्शन सेल का। सेल बाय फॉल ऑफ हैमर एट एन ऑक्शन सेल। ऑक्शन सेल में बोली लगाते हैं क्या, 10,000 एक, 10,000 दो, 15,000, 20,000, ना ना ना, ऐसे बोली नहीं लगती। एक नंबर टैग होता है वो दिखाना होता है, उससे फिक्स अमाउंट से बोली बढ़ जाती है। तो जब आपने टैग दिखाया, आपने इस तरीके से टैग दिखाया, तो ये क्या था, इम्प्लाइड ऑफर। और उन्होंने बाद में क्या किया, फॉल ऑफ हैमर, टन टन टन, सेल फाइनलाइज हो गई। आपने भी कुछ नहीं बोला उसने भी कुछ नहीं बोला, इट इज एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। सेल बाय फॉल ऑफ हैमर, इट इज एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। बिड एट एन ऑक्शन सेल इज एन इम्प्लाइड ऑफर। जब आप ऑक्शन सेल में बोली लगाते हो, बोल के नहीं लगाते, टैग दिखाते हो, नंबर टैग, उससे फिक्स अमाउंट से बोली बढ़ जाती है, तो वो क्या था, वो इम्प्लाइड ऑफर था। और जब उन्होंने फॉल ऑफ हैमर किया तो ये इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस था। तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, सेल बाय फॉल ऑफ हैमर एट एन ऑक्शन सेल इज एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। बहुत सारे एग्जांपल दे दिए जी, बस बहुत हो गया। इम्प्लाइड बाय एक्शन भी डन, डन डना डन डन, वेरी वेरी गुड। अब अगला आता है इम्प्लाइड बाय लॉ। इम्प्लाइड बाय लॉ के नीचे लिखो वेयर लॉ इम्पोज ऑब्लिगेशन। लिखो बेटा सभी लोग, वेयर लॉ इम्पोज ऑब्लिगेशन, वेयर लॉ इम्पोज ऑब्लिगेशन। जहां ऑब्लिगेशन लॉ देता है, लॉ ऑब्लिगेशन देता है, जिम्मेदारी लॉ देता है, इन्हें कहते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलो, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। मासी कॉन्ट्रैक्ट मत लिखना, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में एग्जांपल करते हैं, हां जी। तो बात करते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की। याद है एग्जांपल, कोई एग्जांपल याद है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का आप लोगों को? ध्यान रखना, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। एग्जांपल जी, कोई एग्जांपल याद है? हां जी, ओम को याद है, बहुत बढ़िया से, यस। अब ओम जा रहा था, रास्ते पे जा रहा था, ये तो पानी पूरी खा रहा था। रास्ते पे जा रहा था, एक लेडीज पर्स मिल गया इनको। ओम रास्ते पे जा रहा था, इन्हें एक लेडीज पर्स मिला। तो ओम की क्या जिम्मेदारी है, इसने उठा लिया, अपने पास रख लिया, उसमें कई सारे गांधी जी लेटे हुए थे, 2-2 हजार के नोट। तो ओम की कुछ जिम्मेदारी बन गई, टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ द पर्स। ही इज द फाइंडर ऑफ गुड्स, ओम इज द फाइंडर ऑफ पर्स। तो टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ द पर्स पहली जिम्मेदारी। पुलिस को हैंड ओवर नहीं करना भाई, पुलिस को हैंड ओवर क्यों करोगे, वो तो उठा के अपना शाम का हिसाब किताब बना लेंगे अपना। एक तो प्रॉपर केयर करो पर्स की, टू फाइंड द ट्रू ओनर एंड रिटर्न टू द ट्रू ओनर। ट्रू ओनर को ढूंढो, उसे वापस करो। और तीसरी जिम्मेदारी बड़ी इंपॉर्टेंट है ओम, वो जो पर्स है और उसमें जो सामान है, बिंदी, लिपस्टिक, मंगलसूत्र, पता नहीं क्या क्या है उसमें, नॉट टू यूज फॉर पर्सनल पर्पजेज। पर्सनल पर्पज में इस्तेमाल नहीं करना है, ध्यान रखना। ये नहीं कि पर्स वर्स टांग के निकल गए घूमने, ना जी ना। तो याद रखिएगा, पर्सनल पर्पज में इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये फाइंडर ऑफ गुड्स की जिम्मेदारी इसको किसने दी, लॉ ने। लॉ ने। क्यों तुम काट पीट के कभी छोटा पर्स बना लो, आजकल सब लोग घर में नए नए ट्रायल कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फाइंडर ऑफ गुड्स टू रिटर्न द गुड्स टू द ओरिजिनल ओनर, एंड दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज गिवन बाय द लॉ, एंड दिस इज द क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इंप्लाइड बाय लॉ। 5 तरह के क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाऊंगा, सेक्शन 68 से लेके 72 में आएगा चैप्टर।
जितना पढ़ोगे उतना सीखोगे, जितना सीखोगे उतना कमाओगे, और जितना कमाओगे उतने ही आगे जाओगे। तो याद रखिएगा, ये आगे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का चैप्टर आएगा, वहां पढ़ाऊंगा। डन इट। तो पढ़ाई करते रहिए अच्छे से। तो अब एक बच्चे ने पूछ लिया, मदान सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैसिट कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट? तो मैंने कहा ना, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मतलब टैसिट कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। दोस्ती की जाती है, प्यार हो जाता है। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट दोस्ती हो गई और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट प्यार हो गया। दोस्ती की जाती है, प्यार हो जाता है। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इन केस ऑफ टैसिट कॉन्ट्रैक्ट इट वाज द इंटेंशन ऑफ द पार्टी टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। इन केस ऑफ टैसिट, लिख लो, दोस्ती प्यार मत लिख लेना, अब जो बोल रहा हूं वो लिखो। इन केस ऑफ टैसिट कॉन्ट्रैक्ट इट वाज द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। इन केस ऑफ टैसिट कॉन्ट्रैक्ट it was the intention of the parties to enter into the contract. While in case of quasi contract, parties are not having intention to enter into contract. While in case of quasi contract, parties are not having any intention to enter into contract. टैसिट कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी का इरादा कॉन्ट्रैक्ट करने का होता है, पर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी का इरादा कॉन्ट्रैक्ट करने का नहीं होता। डन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके है, डन है, क्लियर है? चलिए, आयुषी ने ओके कर दिया जी, पुरुजीत ने ओके कर दिया जी। आगे बढ़े या इतना ही करना है आज? बोलो, जैसे आप कहो। हाँ जी, ओम कहते हैं और पढ़ाओ। आगे बढ़े या ओके करें, डन करें? बोलो बोलो, आयुषी जवाब दो, अपूर्वा जवाब दो जी। हाँ जी, डन करते हैं, ठीक है ना? तो चलिए, अभी हम लोगों ने, हाँ जी इतना काफी है, याद भी करना है ना, लिख के भी देखना है। मेरी बात सुन लो, अगर आपको अपना एग्जाम क्रैक करना है, जितना क्लास में पढ़ाया गया उसे याद करें, लिख लिख के देखें और प्रैक्टिस करते चलें। आगे आने वाले टाइम में हम लोग केस स्टडीज भी करेंगे और भी अलग अलग प्रकार से आपको याद करने की कोशिश करवाएंगे। अलग अलग टेक्निक लगा के आपको याद कराएंगे, रिवीजन भी करते चलेंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, होमवर्क में जितना पढ़ाया उसे लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। ध्यान रखिएगा, मेहनत करोगे तो मंजिल मिल जाएगी, मेहनत नहीं करोगे तो फिर आगे नहीं बढ़ सकते। याद रखिएगा, जिंदगी में किसी को भी मुकाम हासिल हुआ है तो उसने मेहनत की है और जी तोड़ मेहनत की है। और जब पढ़ाई करने बैठो तो घड़ी उतार के बैठो, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, एफर्ट डालते रहो। ध्यान रखना, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। खाना भी आपके आगे आया पड़ा है ना, जब तक अपने हाथ से नहीं खाओगे अपने शरीर में नहीं जाएगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट डालनी पड़ेगी। आप ना मरिए, स्वर्ग ना जाइए। स्वर्ग देखना है तो मरना खुद को ही पड़ता है। जी जान लगानी पड़ेगी, एफर्ट डालनी पड़ेगी, क्योंकि रिजल्ट बहुत कम आता है और इस कम रिजल्ट के बीच भी हमें टॉप करके दिखाना है। एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए बच्चों। हर चीज को बिल्कुल सटीक तरीके से, एग्जैक्ट तरीके से तैयार करके रखना है और रैंक के लिए तैयारी करनी है, टॉप लाने के लिए तैयारी करनी है। क्योंकि ध्यान रखना, भीड़ में नहीं खोना, अपने आप को भीड़ से हट के बनाना है। आपको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने हैं एग्जाम में, याद रखिएगा। 80% से तो ऊपर आने ही चाहिए और उसके लिए आप लोग लगातार घर पे भी पढ़ाई करें, प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें। सभी सब्जेक्ट जो आप पढ़ते हैं, खाली लॉ से काम नहीं चलेगा। आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट की आप प्रैक्टिस करते रहें, एफर्ट डालते रहें, मेहनत करते रहें। तो फिर अब मिलते हैं अपनी अगली क्लास में और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए
आप सभी लोगों को धन्यवाद, हैप्पी लर्निंग, गॉड ब्लेस यू। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब बेटा सब लोग बोल सकते हो, ओके है, डन है? हाँ, अब यहाँ पे नहीं, अब आप बोल के जवाब दे सकते हो। हाँ जी, कोई क्वेरी तो नहीं है? ओके है, बोलो। डन सर। चलो, पुरुजीत ने तो डन कर दिया। ओम, अपूर्व, डन सर, डन। वेरी गुड वेरी गुड। मजा आया क्लास करके? हाँ सर, बढ़िया रही क्लास? बढ़िया थी सर। ऐसी चलेंगी सारी क्लासें, दम दम से एकदम। बस आप लोगों को याद करते हुए चलना है और एफर्ट डालते हुए चलना है। करोगे एफर्ट? सभी लोग जवाब दो। रैंक के लिए तैयारी करोगे? Yes, sir. श्योर सर। आर यू रेडी टू टेक द चैलेंज? यस सर। चलो, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, और मिलते हैं। हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फिर मिलते हैं। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय बाय, टेक केयर, बाय गाइस। ओके, बाय बाय।